बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंड सर, आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। गवर्नमेंट ने अभी 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया और विजिबली ये पता लग रहा है उसका कि कहा तो ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल और डॉलर जो है उसको करंट अकाउंट वही जो एक ट्रायो से दिया जाता है उसके अंदर एक नेक्सिस जो है उसको इन्होंने टिंकर किया। बट इसकी कॉनोटेशंस लगती बड़ी डीप हैं। लगता ये है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर इंटरेस्ट रेट को लाने के लिए ऐसा ऐसा इसको ये टेपर कर रहे हैं और अगले एक आध साल में जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उससे ऊपर, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रियल हो जाएगा पाकिस्तान में। एंड दैट वुड बी वेरी बैड फॉर इकॉनमी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकॉनमीज़ जो हैं उसमें ऐसा नहीं है। बात करते हैं इस पर। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये बताइए कि हाउ डू यू टेक इट? ये मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था और ये आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो 2-3 पॉलिसी टूल्स होते हैं जब करंट अकाउंट डेफिसिट आउट ऑफ रेंज जाना शुरू कर दे, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इस तरह से स्टेट बैंक ने उसको नहीं कहा, लेकिन ये देख रहे थे कि जी डिमांड बढ़ती चली जा रही है और अगर आपका पहले 2 महीनों में आप देखें ना सिर्फ ये कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मिसमैच था, बल्कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट के जो नंबर्स हैं वो अगर इसी हिसाब से चलते रहें तो अगले मज़ीद अभी 10वां पड़े हैं इस माली साल के, तो वहाँ पे ये जो कुछ पॉलिसी टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास डिमांड को कंटेन करने के, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन करने के, वो यही है कि या तो रुपए को फ्री फ्लोट पे मार्केट एक्सचेंज रेट के मुताबिक रहने दिया जाए, लेकिन वहाँ पे एक थ्रेश होल्ड है। और आपने देखा कि हुकूमत स्टेट बैंक ने पिछले 2 माह में जब भी रुपया जो था डॉलर के मुकाबले में 170 से की जो थ्रेश होल्ड थी उसको क्रॉस करने लगा तो स्टेट बैंक ने उसको इंटरवीन किया और उसको थोड़ा सा वो नीचे लेके आई। लेकिन अगेन वो सस्टेनेबल नहीं कि आप उस मौके पे अपने डॉलर्स जो हैं वो ओपन मार्केट में झोंकते चले जाएं, जबकि आपके साथ अफ़गानिस्तान की अनसर्टेनिटी जो है उसका एक एडेड आंसर शामिल हो जाए। वहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो भी बनती है उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाती है, वहाँ पे अपनी उनकी जो है फॉरेन डील करेंसी आना शुरू हो जाए, फॉरेन डीलिंग शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस वक्त तो बड़ा अनसस्टेनेबल होगा कि पैदा चूँकि लीक कर रहा है, इम्पोर्ट्स तो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो अफ़गानिस्तान के लिए पिलफरेज या स्ट्राइकिंग है वो भी चलती रहे तो स्टेट बैंक एक हद से ज़्यादा डॉलर अपने नहीं इन कैश करवा सकता। तो दूसरा जो है वो एक सिंबॉलिक इजाफा, यानी 0.25% के इजाफे से ये नहीं कि डिमांड कर्टेल कर जाएगी रातों रात, या जो है करंट अकाउंट डेफिसिट उस पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना ही इससे कोई पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा। फिजिकल साइड पे भी तो असर पड़ेगा क्योंकि महंगा हो जाएगा सारा वो लोन जो लिया। लेकिन 0.25% है ना, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है और स्टिकिंग टू हिज वर्ड्स जो कि स्टेट बैंक ने कहा था कि अगर इजाफा होगा तो वो ग्रेजुअल होगा, तो वो जो डायरेक्शन है वो अब स्टेट बैंक ने बता दी है कि जी अब ग्रेजुअली इसमें इजाफा होता चला जाएगा अगर डिमांड जो है वो कंटेन नहीं होती या करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कंटेन नहीं होता इन द मंथ्स टू कम। जो ग्रोथ है वो 5% देख रहे हैं और ग्रेजुअल का मतलब है कि अगर 0.25 अभी 25 बेसिस पॉइंट किए है तो ग्रेजुअल का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी आती जाएगी तो साल के एंड तक 1% तो चला जाएगा ऊपर। ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी करंट अकाउंट जो है उनकी पोजीशन क्या रहती है, आपकी करेंसी की पोजीशन क्या रहती है। हमने पिछले साल भी देखा था 168 पे पिछले साल अगस्त में डॉलर गया था, हाईएस्ट जो था, और उसके बाद 168.40 से गिरता गिरता वो मई 2021 तक 152 पे आ चुका था। तो इस वक्त जब मार्केट के साथ, मार्केट बदकिस्मती से छोटी है पाकिस्तान की जो फॉरेक्स मार्केट है, ये बास्केट भी छोटी है, यहाँ पे सोर्सेज भी थोड़े हैं, प्लेयर्स भी थोड़े हैं, लेकिन अगर आपका इनफ्लो जो है वो बढ़ जाता है डॉलर्स का तो ज़ाहिर है रुपया जो है वो रीगेन करेगा, अगर नहीं बढ़ता है तो उसको देखा जाएगा। इसी तरीके से अगर जो सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाती है, अफ़गानिस्तान के अनसर्टेनिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो अभी काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं।
और हमें देखना है कि आने वाले महीनों में किस तरह से अनफोल्ड होती है। इससे इन्फ्लेशन पे कोई आपके ख्याल में पड़ेगा फर्क? देखिए क्योंकि इन्फ्लेशन तो हो रही है, गाजर मूली हुआ है जो देखिए edible, दो तरह उसमें की कोई डिमांड ऐसी दो तो तरह नहीं की है कोई? इन्फ्लेशन है ना, एक होती है कास्ट पुश। पुश इन्फ्लेशन, एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो मेनली इन इलास्टिक इन्फ्लेशन। इन इलास्टिक का मतलब ये है कोई जितनी भी महंगी हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड जो है उस पर फर्क नहीं बहुत पड़ता। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी चला जाएगा तो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट भी चलनी है, लोगों ने भी जाना है, इस्तेमाल कम कर देंगे लेकिन डलवाना तो होगा। बिजली जितनी भी महंगी हो जाएगी लोगों ने इस्तेमाल तो करनी है। इसी तरीके से बाकी जो आपकी इम्पोर्टेड अशिया हैं, जो असेंशियल इंपोर्ट्स हैं, जिनमें रॉ मटेरियल भी है, जिनमें आपकी एडिबल ऑयल भी है, तो वो रुपया गिरता है या रुपया चढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है, तो वो डिमांड वहाँ पे कंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जो एक मेजर फ़र्क पड़ेगा अगर मज़ीद बढ़ता है तो वो ज़ाहिर है जो डोमेस्टिक सर्विस चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक लोन्स पे करने हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वही में हाँ वो थोड़ा मज़ीद बढ़ जाएगा। फिस्कल साइड लेकिन इसकी जो पॉजिटिव साइड जो है वो ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अट्रैक्टिव होता है, लुक्रेटिव है, तो वो जो हॉट मनी जिसको आप कहते हैं वो आना शुरू हो जाती है। स्टेट बैंक के पास जो अपने रिजर्व्स हैं वो मज़ीद मुस्तहकम जो है वो होना शुरू। ये तो हो गया ना सारा बाय द बुक, जिस तरह हम समझते हैं, बाय द डिसिप्लिन या जो टूल्स हैं फाइनेंशियल उसके। लेकिन ये जो कहा जाता है कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से भी इन्फ्लेशन हो रही है, सब्जी की कीमत, वो मैजिस्टेरियल, देखिए खास हद से ज़्यादा नहीं है, उसमें है डेफिनेटली उसका रोल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्योरली हुकूमत के बस से बाहर हैं। इंटरनेशनल मार्केट कमोडिटीज़ जो हैं वो हुकूमत के बस से बाहर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी डिसीजंस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे बस में है कि हमने इंपोर्ट स्टेज पे पेट्रोलियम पे जीएसटी लेना है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लेनी है, नहीं लेनी है, ये तो आप या वही बाकी इंपोर्ट्स पे हमने ड्यूटीज़ लगानी है, नहीं लगानी है, कितनी लगानी है। एफपीआर जो है अगर वो 40% रेवेन्यू अपना इंपोर्ट स्टेज पे ले रही है तो जाहिर है आपकी इंपोर्ट बढ़ेंगी तो उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इंपोर्टेड चीज़ें सस्ती हों तो हमें रेवेन्यू पे हिट करना पड़ेगी, वहाँ पे ड्यूटीज़ कम कर दें, रेवेन्यू कम हो जाएगा, इंपोर्टेड चीज़ सस्ती हो। तो ये तो मुख्तलिफ पॉलिसी टूल्स हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है, छोटा सा जो एक पैरामीटर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो डिफरेंस होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो डिटर्मिन करता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आपको चाहिए, कंट्रोल चाहिए। वो डिफरेंस खाने पीने वाली चीज़ों पे, स्पेशली ये जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उन पे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। यही ना। तो अगर आप इस्लामाबाद को भी देखें तो पीर बदाई जो है होलसेल मार्केट है, वहाँ पे टमाटर का रेट, प्याज का रेट, आलू का रेट, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो WPI जो है, और फिर आप उसका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डिफरेंस देख लें तो साफ नज़र आता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर के ज़रिए उसको ब्रिज किया जा सकता है, उस प्रॉफिट को। और अगर वो प्रॉफिट ब्रिज हो जाता है तो मैं एक छोटी सी मिसाल से इसको, आज ही कोई चीज़ मैं आज ख़रीदने गया तो उस चीज़ की कीमत में उन्होंने 50 रुपये ज़्यादा मांगा। मैंने कहा ये क्यों? कहता है कंपनी ने महंगी कर दी है। मैंने कहा अभी तो नहीं की। कहता है पेट्रोल महंगा हो गया तो एक आध दिन में महंगा हो जाएगा। मैंने कहा कीमत लिखी हुई है, अब कंपनी ने उसके ऊपर, अच्छी खासी कंपनी, में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उसके ऊपर प्राइस प्रिंट ही नहीं की। अब ये चीज़ तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है उसने खुद छूट दी हुई है ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये चीज़ें तो करनी चाहिए ना। करने के लिए तो कौन करेगा ये? फेडरल, क्योंकि असल में हम बात करते हैं सिर्फ पेट्रोल की और डॉलर की, और इसमें आवाम तो इससे मर रही है। इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों का रोल है। जाहिर है जब हम ओवरऑल गवर्नेंस की बात करते हैं, रेट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स की बात करते हैं, तो हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और गवर्नेंस सिर्फ वफाकी हुकूमत का नाम नहीं है, उसमें सूबाई हुकूमतें भी हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। कल को अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं। तो इन सबको मिल के एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स को इम्प्रूव करना होगा। क्या किया जाए उसके लिए? क्योंकि ये तो 18th अमेंडमेंट कभी आ जाती है, कभी इसका कोई, इसका हल जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ाना तो नहीं है। नहीं, पॉलिसी रेट बढ़ाना भी इस वक्त एक इंडिकेशन देना ज़रूरी था, वरना आपका रुपया जो है वो स्लिप होता रहता। अच्छा, तो पॉलिसी रेट पे तो स्टेट बैंक ने, मेरा ख्याल है, बिल्कुल ठीक है डायरेक्शन, यानी उन्होंने एकदम से ओवरनाइट इसमें 1% नहीं बढ़ा दिया, उन्होंने 0.25% बढ़ा के आपको डायरेक्शन दे दी कि जी अब ये एक्सपेंशरी पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता रैप अप हो रही होगी। तो जब एक्सपेंशरी पॉलिसी रैप अप होगी
तो जाहिर है कि आपकी डिमांड जो है उसको कंटेन करने की आपको कोशिश- लगता है कि इस डायरेक्शन पे चलने के, क्योंकि एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया ना ग्रोथ के लिए, तो वो जो 5% का हम सुन रहे हैं वो ये उस पे ताहिर देखिए मौजूदा सिचुएशन में इन्फ्लेशन है, लेकिन मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन से बेहतर है। वो तो है। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, जिसमें ना आपकी ग्रोथ हाँ, होती है हाँ, और आपकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। मौजूदा सूरत में इन्फ्लेशन है, ये पिंच कर रही है और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। अपना पॉलिटिकल कैपिटल सेव करने के लिए जो भी इनोवेटिव मैकेनिज्म है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है उसको लेना चाहिए ताकि उसका पॉलिटिकल कैपिटल इरोड ना हो। लेकिन उसके साथ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं तो कम से कम जॉब क्रिएट हो रही होंगी, कम से कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों को कुछ इनकम होगी, चीज़ें महंगी होंगी लेकिन इनकम भी साथ हो रही होगी। तो अगर हम वो एक्टिविटीज़ जो है अपनाना शुरू कर दें जिसमें ना तो ग्रोथ हो रही हो और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो, तो वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। लेकिन तो आईएमएफ का जो एक कहा जा रहा है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट है और उन्होंने कहा कि इसको टेपर अप करके नॉमिनल से जो है वो ऊपर लाना है ताकि रियल इंटरेस्ट रेट हो। देखिए IMF के साथ तो ज़ाहिर हम गए हैं और हुकूमत गई और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उनके साथ तय हुई, उसी की बेसिस पे आपको 2 ट्रांचेस मिल भी गई। IMF में रहने की वजह से ही कोविड आने के बाद आपको जो उसका इमरजेंसी रिलीफ फंड था वहाँ से भी पैसे मिल गए। IMF की वजह से ही आपका जो SDR एलोकेशन है वो बढ़ गई। कोई आपको $2.3 अरब जो थे वो मज़ीद आपके रिजर्व्स का हिस्सा बन गए, तो वो तो अपनी अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि IMF से टैकल करना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अगर आप लोगों ने 16 सितंबर का ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल नहीं पढ़ा, और मैं ओपिनियन पीस की बात नहीं कर रहा, मैं एडिटोरियल की बात कर रहा हूँ जो कि हर अखबार की एक ऑथेंटिक पॉलिसी समझी जाती है। तो उस एडिटोरियल में वो अफ़गानिस्तान के डिबैकल में जो कुछ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए 2 चीज़ें एडिटर्स ने जो बाइडन को रिकमेंड की हैं। तो एक उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को फाटक के ग्रे लिस्ट से ना निकलने दें जब तक कि पाकिस्तान जो है प्रूव नहीं करता अपने एक्शंस के साथ कि टेररिज्म फाइनेंसिंग नहीं हो रही और यहाँ से जहादीज जो हैं वो अफ़गानिस्तान नहीं भेजे जा रहे। हालांकि अब उल्ट हो रहा है, वहाँ से TTP वाले आके हम पे हमले कर रहे हैं। लेकिन एक ये तो इसका मतलब है कि फैटफ में ग्रे लिस्ट में शायद कुछ अरसा मज़ीद रहना अब नागुज़ीर है, वो नागुज़ीर होगा। दूसरा उसने कंक्लूडिंग जो सेंटेंसेस हैं वो लिखे हैं कि जी IMF जो है अमेरिका को इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ IMF की जो डील हुई थी वो जो उन्होंने गारंटीज़ और वो जो कंडीशंस थी उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाए फॉर एनी बेल आउट पैकेज। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है इस वक्त वेवर नहीं मिलेगा। अगर आपको वेवर नहीं मिलता है तो करंट पेस पे जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं 4.8% 5%, जिसके लिए इंपोर्ट बहरहाल नागुज़ीर होगी। आप थोड़ी देर के लिए लग्जरी आइटम साइड पर रख दें, मोबाइल फ़ोन बैन कर दें, ये जो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट ऑटो व्हीकल है उनको ना आने दें और 2-4 चीज़ें बंद कर लें। लेकिन रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आपको स्टील चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, आपको एडिबल ऑयल चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही है। ऊपर नहीं बहुत ऊपर जा रही हैं। इस वक्त UK जैसा मुल्क जो है वहाँ पे गैस की प्राइसेस का क्राइसिस आ गया है। छोटी जो सप्लायर्स थे वो डिफ़ॉल्ट होकर साइड पे हो गए हैं और जो बड़े 1-2 सप्लायर रह गए हैं गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने हुकूमत से मांग लिया है, बेल आउट पैकेज मांग लिया, वरना विंटर में गैस सप्लाई नहीं होगी। 3 गुना कीमतें जो हैं गैस की बढ़ गई हैं सिर्फ UK में। तो जाहिर है जितनी तेज़ी से ये जा रहा है उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इतना मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना IMF के बगैर कि फिर जो स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन खुदा न खास्ता आ सकती है। तो इट इज़ इन या डिफ़ॉल्ट सर पे लटक डिफ़ॉल्ट तो खैर नहीं होगा लेकिन स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। तो इट इज़ इन अवर ओन बेनिफिट कि हम ये जो इकोनॉमी है इसको इकोनॉमिक क्वेश्चन से बचने के लिए, ये जो इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग से बचने के लिए जहाँ जहाँ पे अपना हाउसिंग ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पे हाउसिंग ऑर्डर तो बॉटम लाइन ये आप समझते हैं कि ये एक रेमेडियल मेजर था और हुआ, और अब आगे ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ओवरऑल हम ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। 4% से ऊपर ग्रोथ ली जा सकती है। अच्छा, अगर ठीक है फिर अगर हम थोड़ा सा इस वक्त जो इन्फ्लेशन है उसके साथ जिंदा रहना। लेकिन आखिरी चीज़ पब्लिक सेंटीमेंट का क्या होगा फिर? ये पब्लिक सेंटीमेंट मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि
कीमतें नीचे लाना एक हद से ज़्यादा हुकूमत के बस में नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाना हुकूमत के बस में है। टारगेटेड सब्सिडीज़, एहसास प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, फूड पे ऑलरेडी वज़ीर ख़ज़ाना ने इशारा कर दिया है कि जी चावल पे, दाल पे, आटे पे, घी पे टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। एनर्जी पे भी कोई इसी तरह का फार्मूला अपनाना पड़ेगा ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा दी जाए और वो अफोर्ड करने के काबिल हो सके। चलो ठीक है। मेरा ख़्याल है काफ़ी हमने इस पर डिस्कशन कर ली है। ये जो है दैट वाज़ अ फेट एकम्प्ली, ये होना था, लेकिन इसके अंदर ये जो मेजर्स की जा रही हैं, एक्सपर्ट्स का ये हमारा ख़्याल है कि ये ऑप्टिमम था और ये ज़रूरी था। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी हो सकते हैं तो अपने दें। अल्लाह हाफ़िज़।